तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी, लेकिन इस वोटिंग से पहले खेला की गुंजाइश बढ़ गई है। बीजेपी को 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ 4 विधायक चाहिए। ऐसे में बहुत सियासी उठापटक देखने को कल मिल सकता है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के विधायकों की सुबह 11 बजे से ट्रेनिंग शुरू हुई। पार्टी प्रमुख से प्राप्त आदेशों के बाद सभी विधायक रात में ही लखनऊ पहुंच गए। 10 सीटों के लिए मंगलवार को होने वाले मतदान की तैयारियों के मद्देनजर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विधायकों को डमी मतपत्र के जरिए मतदान की ट्रेनिंग दी गई। आज हमारे जो विधानमंडल दल के सभी माननीय विधायकगण हैं, एनडीए के सभी विधायकगण हैं, उनसे हम लोग जो है रिहर्सल हो रहा है, जिससे कहीं कोई त्रुटि न हो और सब लोग एक साथ कल जाकर के अपनी बारी पर मतदान करेंगे और हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित। राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव से ठीक एक दिन पहले सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 8वां उम्मीदवार भी चुनाव जीतेगा। हाँ, राजा भैया से भी मिले थे कल शाम को 7 बजे। तो वो बीजेपी के साथ आएंगे, वोट देंगे? आपकी कुछ बात हुई? 100% है, कहाँ जाएगा कोई? सब लोग एनडीए के साथ हैं भाई। सपा के तो नेताओं ने जाकर राजा भैया से पहले मुलाकात करी है। पहले न किए थे। बात जानते हैं, विरासत जानते हैं, पहले की नहीं मानी जाती है, बाद वाली मानी जाती है। आप देखिएगा क्या क्या खेल अंदर हो रहा है। कितने विधायक लेकर आ रहे हैं सपा के आप बीजेपी के पक्ष में? बम्पर रोड से जितने भरक सब लोग आ गए हैं। यही नहीं, राजा भैया का भी रुख साफ हो गया है। वो लोक भवन में बीजेपी की मॉक पोल ट्रेनिंग में पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया के 2 वोट की अहमियत बेहद बढ़ गई है। मैंने पहले ही दिन, जिस दिन नामांकन था, उस दिन कहा था कि हमारे पूरे नंबर हैं और हमारी पूरी तरीके से हम जीत से आश्वस्त हैं। और आपके पास जो सहयोगी आ रहे हैं, आरएनडी आ गया, राजा भैया भी आ गए, सबका सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग उनका है और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास देखना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग सब साथ आ रहे हैं। भाजपा ने सोमवार को लोक भवन में सभी विधायकों को बुलाया। इनमें सहयोगी दल के भी विधायक थे। राजभर अपनी पार्टी के 3 विधायकों के साथ इसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। रालोद के 7 विधायक भी लोक भवन पहुंचे। ये विधायक भी राज्यसभा से पहले बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। ये तय माना जा रहा है कि रालोद विधायक भी भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देंगे। आरएलडी के अभी 9 विधायक हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने विधायकों पर सरकार की ओर से दबाव बनाने का आरोप मढ़ा है। उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार? और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना। ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का रण अहम माना जा रहा है। हालांकि नतीजे पहले से ही क्लियर हैं। सबकी निगाहें 10वीं सीट पर टिकी हैं, क्योंकि 11वां उम्मीदवार उतरने से लड़ाई रोमांचक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चंद विधायकों की जरूरत का फासला है। एक तरफ बीजेपी को अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए अब बदले हुए हालात के हिसाब से 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। दूसरी तरफ सिर्फ 4 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि आंकड़े को देखें गौर से तो सिर्फ 1 विधायक की जरूरत है समाजवादी पार्टी को, लेकिन हालात बहुत बदल चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे साहब हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। हिलाल नकवी साहब, प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं। और विश्वात्मा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक पांडे साहब, किस खेला की तैयारी है? एक वक्त लग रहा था भाई 16, 17, 18 विधायकों की जरूरत होगी 8वें प्रत्याशी के लिए, लेकिन अब तो यह आंकड़ा 8 तक पहुंच गया ऐसा लगता है। देखिए, आप बता दें, हम लोग खेला में विश्वास नहीं रखते। ये अलग बात है, हमने जनता की सेवा की है, तो जो निश्चित तौर पे हमें मान के चल रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज भी कुछ होती है। और मेरा ये मानना है कि यही विपक्ष है जो कि बहुमत की सरकार भी मोदी जी की रहती है तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, बुरी तरह पराजित होता है। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे हमारे 8 के 8
राज्यसभा के सदस्य जीतने जा रहे हैं। आज हमने लोक भवन में सबकी बैठक, लेकिन पांडे साहब, विधायकों की, पांडे साहब ये तो भाई उप मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप भी दावा कर रहे हैं, लेकिन ये 8 विधायक आएंगे कहां से? देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे जो लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित हैं, तो निश्चित तौर पे भारत जो चाहते हैं कि मुल्क का विकास हो, प्रदेश का विकास देख रहे हैं, मोदी जी का द्वारा किया गया विकास देख रहे हैं, निश्चित तौर पे उन्हें रोका नहीं जा सकता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने से। ठीक है दोषी साहब, डिनर पॉलिटिक्स तो आज चल रही दोनों तरफ से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक जानना चाहेंगे, क्या इस डिनर पार्टी में डिनर करने के लिए आपके 111 विधायक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे आज? बिल्कुल निश्चित तौर पे एक राज्यसभा के लिए 37 मेंबर चाहिए। 111 की सूची विधायकों को 37 लोगों की सूची पार्टी ने दे दी है। और निश्चित तौर पे कल आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीत गए। जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की एक व्यवस्था है, किसी प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ाना देना, सरकारों को बनाना बिगाड़ना, जो इनकी प्रवृत्ति चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे तो पूरा विश्वास है इस बार विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। वो वोट डालेंगे उन छात्रों के नाम जिनकी परीक्षाएं लीक हुई है, उन महिलाओं के नाम जो बीएचयू की बेटी थी, उस बेटी के नाम वो वोट डालने का काम करेगा, जिनका रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो किसानों के नाम करने का काम करेगा, जो बॉर्डर में किसान आज आंसू गैस को झेल रहा है, लट को झेल रहा है। तो निश्चित तौर पे इनको जवाब देने की बारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये विधायक यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, और इनका जो धन के द्वारा, धनबल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो चुनाव को जीतने की, तीसरे कैंडिडेट को अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने की इनकी जो वो है, वो निश्चित तौर पे फेल होने का काम करें। रोहित अग्रवाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित साहब, बहुत खेल खराब कर दिया आपने समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि अब विधायक जो है इनके पता नहीं कौन कौन से मुद्दे गिनवा रहे थे, उस पर वोट डालेंगे। असल में जब आपकी पार्टी का विधायक होता है तो वो आपके नेतृत्व की क्षमता पे वोट डालता है। तो मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी में जो नेतृत्व की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, खेल हमने नहीं खराब किया है, खेल खराब किया है समाजवादी पार्टी ने स्वयं अपना। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने ही एलआई के साथ धोखा करना चाहती थी, अपने ही एलआई की पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, अपने ही एलआई की पार्टी के प्रति द्वेष की भावना रखती थी, द्वैम दर्जे की भावना रखती थी। इसलिए शायद इनका खेल खराब हुआ है। देखिए, आदमी को हमेशा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए दूसरे को कहने से पहले। आपके पास ना नियत है, ना नीति है, ना विजन है ना, उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक लहर राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 में आपके पक्ष में क्रिएट करने की कोशिश की थी। 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश जो लहर उठी थी उसको समाजवादी पार्टी धरातल पे उतार नहीं पाई, क्योंकि ये अपने ही नेताओं के साथ धोखा करने का काम करते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करने का काम करते हैं। इनके विधायक इनके कैंडिडेट को वोट देंगे क्यों, ये तो पूछिए इनसे, क्योंकि ये कैंडिडेट इनका है ही नहीं। आसमान से उतरा हुआ, हेलीकॉप्टर से उतरा हुआ कैंडिडेट है। क्या वो मूलभूत समाजवादी पार्टी का कैडर का कैंडिडेट है जो इनके विधायक उसको वोट देंगे? तो बट ऑब्वियस है कि आप पीडीए का नारा देते हैं और पीडीए के कैंडिडेट उसमें से दो लोग तो कम से कम ऐसे हैं जो सालों से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और वो तो आप उसे कैडर तो मान सकते हैं। तो फिर कह दीजिए, तो फिर ये अपने कार्यकर्ताओं से कह दें कि खाली दरी बिछाने और पानी पिलाने का काम करिए। राज्यसभा तो बाहर से हेलीकॉप्टर से उतरे हुए कैंडिडेट ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनको सूचित कर देना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि कार्यकर्ता इनका झंडा उठाने से पहले सोच ले कि भाई हम भी बाहर ही रहें, इनसे ज्यादा बेहतर है, इनका झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। बाहर रहेंगे तो हेलीकॉप्टर से उतर के चले जाएंगे भाई राज्यसभा, वो भी बेचारे। क्या जरूरत है उनको जवानी कुर्बान करने के लिए? भाई वो तो जवानी कुर्बान कर रहे हैं इनके यहाँ, और ये क्या कर रहे हैं उनके साथ, क्या व्यवहार कर रहे हैं कि साहब हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतार रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के विधायक इनके किसी भी हेलीकॉप्टर के कैंडिडेट के खिलाफ ही वोट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। हमेशा बात करने लग जाते हैं लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई साहब, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, समाजवादी पार्टी ये खतरे में है। आपका समाजवादी कुनबा वो खतरे में है। लोकतंत्र पूरी तरीके से सुनिश्चित है, और लोकतंत्र ठीक है, माननीय ठीक है जोशी साहब जवाब देना चाहेंगे आप? आदित्यनाथ जोशी जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। ठीक है रोहित जी, मैं आता हूं। अब जोशी जी को सुन लेते हैं। जोशी जी कहिए।
देखिए, मैं सुन पा रहा था राष्ट्रीय लोकदल के अभी हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं उनको सुन पा रहा था। आज जो लट पड़ा था माननीय जयंत चौधरी जी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुलंदशहर में, शायद वो लट हम भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जब लट पड़ा था तो लट को भूलने का काम करा। हमने 0 से 9 तक फिगर बनाने का काम करा। हमारे नेता ने इनको राज्यसभा सदस्य बनाने का काम करा। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता मान्य लीडरशिप में पूरी पार्टी एकजुट होकर पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लोग। और अब इनको बताना चाहता हूं, जावेद अली जी किस विचारधारा से आते हैं, कौन से समाज से आने का काम करते हैं। समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं। हमने पीडीए को जीवित करने का काम करा। और निश्चित तौर पर भी तो आप जाइए वोट मांगने के लिए वेस्टर्न यूपी, आपका इंतजार कर रहा है किसान वहां पर, जिनको धोखा देने का काम आप लोगों ने करा। आज संघर्ष में उनका साथ छोड़ने के बजाय आप सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको जनता इंतजार कर रही है कि आप आइए। उनको उनके साथ जब खड़े होने का मौका था, आप भाग खड़े हुए। ठीक है जोशी साहब, मैं लौटता हूं। ठीक है, आप आरएलडी कहती है कि हम लोकतंत्र के साथ हैं। अच्छा, पांडे साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से पांडे साहब, जल्दी से। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब ये लोग आपातकाल भूल गए, इमरजेंसी भूल के कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, जिस कांग्रेस ने 2.5 साल जेल में बंद किया, लोकतंत्र सेनानी बन के 20-20 हजार ये लोग पेंशन भी ले रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन भी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखद क्या होगा। मुलायम सिंह जी 2.5 साल जेल में थे, राजेंद्र चौधरी 2.5 साल जेल में थे, राम गोविंद 2.5 साल जेल में थे। अब आज मालपुआ खाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, खा नहीं पाएंगे, विपक्ष भी नहीं हो पाएंगे लोग कायदे का। और गाली दे रहे हैं जयंत चौधरी को, जिसके पिता ने किसानों के लिए त्याग किया, जिसके दादा ने। ठीक है जोशी जी, सुन लिया आपने भाई। 2.5 साल जेल की सजा, आप एक लाठी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2.5 साल जेल की सजा, लेकिन उसी पार्टी के साथ आप लोग भी हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, आज इनकी जो जुमले थे वो गारंटी बन के आ रहे हैं। और गारंटी थी 2 करोड़ नौकरी की, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब नहीं है। काले धन की बात छोड़िए, हमारा सफेद धन लेके भागे भारतीय जनता पार्टी के औद्योगिक मित्र। और इनके जमाने में सारे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे जेल जाने की स्थिति में है। एक जाति विशेष के लोगों से पैसा लेके भर्ती करने का काम सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी को है देश में तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भुवन साहब, आपने लाठी का जवाब तो पांडे जी ने दे दिया भाई। लाठी का जवाब पांडे जी ने दे दिया, उस पर जवाब दे दीजिए। पांडे जी ने लाठी का जवाब दे दिया। रोहित अग्रवाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। रोहित जी जल्दी से आप। देखिए, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि लाठी उसी को पड़ती है जो संघर्ष करे। जो घर में बैठ के ट्विटर चलाएगा उसको कभी लाठियां नहीं पड़ेंगी। तो राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर सड़कों पे उतर के संघर्ष किया है, इसलिए उसने लाठियां खाई हैं, जिसकी गवाही खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा राज्यसभा भेजा। भाई साहब, म्यूचुअल व्यवस्था होती है जब गठबंधन होता है। हमने भी 2 बार आपको एमएलसी के चुनाव में वोट देने का काम किया और हमारे विधायकों ने भी हमें राज्यसभा में वोट किया था। आज हमारे ही निकलने के कारण तो 8वीं सीट खोज रहे हो ना, इसीलिए तो परेशान। अगर हमारे विधायकों की कोई वैल्यू ही नहीं थी तो आज 8वीं सीट के क्यों परेशान होते। दूसरी बात, आपने कहा सत्ता की मलाई चाटने की। भाई साहब, हम सत्ता की मलाई चाटने नहीं गए हैं। आप जनता का खून पीना चाहते थे, इसलिए आप सत्ता में आना चाहते हो। आप खून पीने वाले लोग हो, आप लोग सत्ता को लूटने वाले लोग हो। आप चाहते हो कि जनता को गुमराह करके उसकी आंखों पे पट्टी बांध के जनता का खून पिया जाए, इसलिए आप सत्ता में आना चाहते हो। अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सत्ता में आना चाहते हो। और पीडीए की आप क्या बात करोगे। अरे, जब राज्यसभा के कैंडिडेट चुनने थे तब पीडीए याद नहीं आया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बताया। चलिए ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। जोशी साहब, पांडे जी, ठीक है। अग्रवाल साहब, मैं आता हूँ। रोहित जी मैं आता हूँ, लौटता हूँ। क्या है रोहित जी हो चुका है। अरे ठीक है, कल तक आपके साथी थे, इतना भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और बात करोगे पीडीए की तो जनता भी समझ चुकी है कि धोखेबाज। रोहित साहब, कल तक आपके साथी थे, आप तो बरस पड़े दूसरे साहब और समाजवादी पार्टी पर। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, पांडे जी वो फॉर्मूला बताइए ना। ये जो 9 विधायकों की जरूरत है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि भाई 4 विधायकों का जुगाड़ कैसे हो रहा है, कैसे तीसरा और 8वां प्रत्याशी आप लोग जिता रहे हैं। जनता जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पहले पांडे साहब बताइए, कहां से ये 9 विधायक आपके फेवर में आने वाले हैं? क्या प्लानिंग चले, कुछ बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। वो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, संजय
जो हमारे 7वें उम्मीदवार हैं, 8वें उम्मीदवार हैं, वो समाजवादी पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। समाजवादी पार्टी से उब के इसी तरह उन्हीं के साथ के अनेक एमएलए समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर पे वहां पे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब उन्हें उबन महसूस हो रही है। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं, वो देख रहे हैं कि प्रदेश और देश का विकास किस तरह हो रहा है। उत्तर प्रदेश की गुंडई कैसे खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश 12वां नंबर पर उद्योग लगाने पर था, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण वो देख रहे हैं। अखिलेश यादव के सैफई महोत्सव को भी देखे और रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा को भी देखे, तो निश्चित तौर पे उन्हें लगता है उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बचानी है, देश की प्रतिष्ठा बचानी है, भारतीय जनता पार्टी के राजग के साथ। ठीक है पांडे साहब, मैं लौटता हूं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, इंपॉर्टेंट इनपुट दे सकते हैं इस वक्त। विशाल, वहां पर क्या स्थिति है? बीजेपी की भी डिनर पॉलिटिक्स चल रही है, डिनर के जरिए अपने एकजुटता को दिखाने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी में अंदर खाने क्या खबरें हैं दोनों तरफ से? देखिए, भाजपा खेमे के लिए एक बेहतर खबर है, क्योंकि भाजपा खेमे के लिए बेहतर इसलिए खबर है क्योंकि अभी अभी बैठक खत्म हुई है और सभी लोग डिनर करने के लिए निकले हैं। और आपको बता दें कि बैठक में इस बात को कहा गया है, जो बीजेपी का आला कमान है उसने इस बात को कहा है कि हमने आंकड़े जुटा लिए हैं। मतलब वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए हैं कि 8वां प्रत्याशी उनका जीत रहा है, संजय सेठ जीत रहे हैं। और सपा खेमे के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल भरा है, क्योंकि उनके कई विधायक जो है वो आज बैठक में नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद ताज में अखिलेश यादव ने डिनर दिया है, उस डिनर में नहीं पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि पल्लवी पटेल जो सपा से विधायक सपा के टिकट थे, वो भी नहीं पहुंची है। नाराजगी उनकी काफी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम वोट, फिर बाद में उन्होंने पाला पलटा, उन्होंने कहा कि नहीं हम वोट करेंगे, लेकिन वो भी पूरी बैठक में नहीं पहुंची है। राकेश पांडे कल झटका लग चुका है बसपा को, रितेश पांडे भाजपा ज्वाइन कर लिए और उन्हीं के पिता है पल्लवी पटेल क्या वोट करेंगी? आप बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल वोट करेंगी और समाजवादी पार्टी के फेवर में, तो उस हिसाब से हमें 3 की जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को, बताना पड़ेगा दर्शकों को। देखिए, आपको मैं बहुत एग्जैक्ट आंकड़े बताता हूं कि बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी की है। अभी बैठक खत्म हुई है, बैठक में इस बात को लेकर कोशिश की गई थी कि जो पहला वोट होगा, जो पहला प्रेफरेंस होगा, उसके आधार पर सेकंड प्रेफरेंस में वोट काउंट किए जाएंगे। मतलब कि एक एक प्रत्याशी को, जो पहला प्रत्याशी होगा उसको 38-38 वोट पे किया जाएगा। 20-20 के समूह बना दिए गए हैं और रालोद के, सुभाषपा के ये जो विधायक होंगे, ये इन समूहों के बीच में जाके वोट करेंगे। मतलब कहीं से क्रॉस वोटिंग ना हो, इसका विशेष ध्यान बीजेपी ने किया है। इसके साथ साथ सपा के जो विधायक जो बागी हो गए हैं, जो बीजेपी के संपर्क में आ चुके हैं, वो कल वोट करेंगे अलग जाके। मतलब आप अगर देखिए तो बीजेपी बहुत आराम से अब उसको वरीयता के आधार पर वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपा के 4 से 5 विधायक आकर वोट करते हैं, जैसा कि चर्चा चल रही है राकेश पांडे इनके नामों की, अगर ये वोट करते हैं बीजेपी के फेवर में, तो बीजेपी बहुत आराम से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने इस तरह से तैयारी की है कि अगर हमने फर्स्ट प्रेफरेंस किया है तो उसके आधार पर हर एक कैंडिडेट को जो उनके जो सेकंड कैंडिडेट हो गए उसके आधार पर 2.7 वोट मिलेंगे। मतलब अगर आप देखिए तो 3 विधायक अभी तक सपा को चाहिए थे, लेकिन अब सपा का जो दायरा है वो 7 से 8 विधायक तक पहुंच जाएगा, जहां पर बीजेपी बहुत आराम से जीत जाएगी। तो बीजेपी ने इस तरह की प्लानिंग की है और अब सपा के लिए कह सकते हैं खतरे की घंटी है। और कल सुबह 9 बजे जब से वोटिंग शुरू होगी। ठीक है विशाल, अपडेट के दोबारा आपके पास लौटते हैं। राजनीतिक विश्लेषक विश्वात्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वात्मा जी, ये जो 9 और 3 की जरूरत है, अब तो ये बताना पड़ेगा पल्लवी पटेल चूंकि वोट कर रही हैं समाजवादी पार्टी के फेवर में, तो फिलहाल ये 3 और 9 का आंकड़ा कहां से आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? किस तरह के खेला की गुंजाइश आपको दिखाई देती है? देखिए, अभी तो ये अटकलें हैं और कल्पना है। हकीकत ये है कि जो आरएस सिलेक्शन होता है उसमें पार्टियों के एजेंट वहां अवेलेबल होते हैं और उनको वोट दिखानी पड़ती है। बिल्कुल, वोट दिखाना पड़ता है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वोट ना दिखाएं और कॉन्फिडेंशियल वोटिंग एक लिमिट तक होती है, लेकिन पार्टी का प्रतिनिधि देख सकता है। बिल्कुल। तो ये अगर मान लो क्रॉस वोटिंग होनी है तो वो आज ही सब कुछ डिसाइड हो गया है, वहां पर नहीं होगा, मौके पर जाकर के क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। अब राकेश पांडे की जहां तक बात है, अगर राकेश पांडे जी क्रॉस वोटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से मैं भी, क्योंकि पहले से चल रहा है कुछ गड़बड़ और वो भी सकते हैं, तो सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता इतना आसान नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं। तो
अभी आज की तारीख में, अभी इस वक्त जबकि डिबेट चल रही है, अभी सिचुएशन बिल्कुल साफ नहीं है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले ही लेगी जी। लेकिन यह है भारतीय जनता पार्टी, देखो इसकी मास्टर तो है। ये चुनाव की दुनिया में जो कलाकारी है, करिश्मा है, वो तो बीजेपी करना जानती है, पहले करती रही है और कुछ न कुछ अंदर अंदर मैनेज किया होगा। और इस समय इलेक्शन केवल बीजेपी मैनेज कर पाती है, दूसरी पार्टियां मैनेज नहीं कर पाती हैं। इसलिए आने वाले दिन में इसका भी पॉलिटिकल मैसेज क्या है? दरअसल पॉलिटिकल मैसेज में इसे समझने की जरूरत है। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद मैं लौटता हूं तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बीजेपी इस खेला की माहिर पार्टी मानी जाती है, तो 8वें प्रत्याशी के लिए कौन सा खेला बीजेपी ने किया है वो तस्वीर तो कल साफ होगी, लेकिन कुछ हद तक उस धुंधली तस्वीर से जो धूल जमी हुई है उसे हम हटाने का प्रयास करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक,